वहीं इसी मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कासिम रसूल इलियास ने सलाम टीवी से खास बातचीत की। ये मेरे साथ कासिम रसूल इलियास साहब हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं। कासिम साहब, आप लोग आज अजमेर पहुंचे हैं और अजमेर में हमने देखा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर जिससे एक नया तनाज़ा खड़ा किया गया, स्विच डाला गया। हालांकि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मौजूद है। किस तरीके से देखते हैं और आपने यहाँ पे देखा होगा क्योंकि यहाँ की पुरानी हिस्ट्री भी आप जानते हैं, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, असल में देखिए, ये जो हमारे मुल्क में ये सिलसिला चल पड़ा है कि मस्जिदों पर और दरगाहों पर और कब्रिस्तानों पर नए नए तनाज़ात खड़े किए जा रहे हैं, ये बहुत ही अफसोसनाक चीज़ है जो इस वक्त हो रही है। और ये इसके बावजूद हो रही है कि हमारे मुल्क में 1991 का वर्शिप प्लेसेस एक्ट मौजूद है। तो सरकार की, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सरकार की ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुल्क के कानून को अगर चैलेंज किया जा रहा है तो उसका दिफा करे। दूसरी बात है कि अदालतों की ये जिम्मेदारी है कि वो किसी ऐसे पिटिशन को एक्सेप्ट न करें जो पिटिशन किसी कानून को चैलेंज करने पर आधारित हो। हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अगर वो इसको ये महसूस हो कि इस मुल्क के दस्तूर की अवहेलना हो रही है या इस मुल्क के कानून की अवहेलना हो रही है तो वो फ़ौरन नोटिस लेकर उसको रोकने की कोशिश करे। इसलिए कि अगर ये सिलसिला बंद नहीं हुआ तो ये सिर्फ मस्जिदों तक के, दरगाहों तक नहीं सीमित रहेगा, बल्कि इसके बाद फिर बुद्धिस्ट खड़े होंगे, वो ये दावा करेंगे कि उनके बुद्ध विहार को तोड़ के मंदिर बनाए गए। फिर जैन खड़े होंगे जो ये दावा करेंगे उनके जैन टेम्पल को तोड़ के जो है मंदिर बनाए गए। तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं फिर। तो ये क्या आप पूरे मुल्क की खुदाई कर डालेंगे क्या? इसी वजह से हमारे मुल्क में ये कानून लाया गया था और इसमें सब पार्टियों की सहमति थी। 1990 एक्ट को बीजेपी की भी सहमति हासिल थी, लेकिन अफसोस की बात है कि आज बीजेपी उसको विवाद का मुद्दा बनाकर जो है वो पूरे मुल्क में इंतशार पैदा करना चाहती है। दूसरी मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि 2019 में जब बाबरी मस्जिद वर्सेस राम जन्मभूमि जब फैसला आया, उस वक्त एक वर्बली ऑर्डर था जस्टिस चंद्रचूड़ का कि सर्वे से किसी तरीके की दिक्कत नहीं होती। तो आपको लगता है कि क्या सिर्फ वो वर्बली कहने के आधार पर ये सब चीज़ें हो रही हैं जबकि लिखित में एक कानून पहले से मौजूद है? देखिए, जस्टिस चंद्रचूड़ उस फैसले के भी वन ऑफ द जज रहे हैं जो बाबरी मस्जिद पर 2019 में आया था। उस फैसले में 19 पेज पर इसी एक्ट 1991 के एक्ट की पर एक किया गया, हाँ, पूरा उसमें अच्छा खासा उसकी डिस्क्रिप्शन मौजूद है और ये कहा गया था कि अब कोई नया डिस्प्यूट इस कानून के होते हुए नहीं इंटरटेन किया जाएगा। किसी भी तरीके का, चाहे सर्वे हो, कोई भी हो, कुछ भी XYZ, मतलब कि कोई नया तनाज़ा नहीं पैदा होगा। 15 अगस्त 1947 को जिस इबादतगाह की जो पोजीशन थी वो एज इट इज़ बाकी रहेगी। ये 1991 का एक्ट भी है और ये अपने ऑर्डर में कहा भी गया था जब बाबरी मस्जिद वर्सेस राम जन्मभूमि में 2019 के ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है और जस्टिस चंद्रचूड़ उसकी वन ऑफ द पार्टी है। तो सिर्फ वर्बल ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर कोई चीज़ नज़ीर नहीं बनती है। नज़ीर बनेगा वो लिखित ऑर्डर जो 2019 के जजमेंट में मौजूद है। तो हमारा मानना ये है कि 2019 के ऑर्डर और 1991 के एक्ट की मौजूदगी में अब नया डिस्प्यूट खड़ा होता है तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अदालत की भी है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हुकूमत की भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी, स्टेट गवर्नमेंट की, कि वो इस तरह के तमाम डिस्प्यूट पे पाबंदी लगाए। आप लोगों का अगला कदम होगा क्या होगा? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या कदम होगा? क्या दरगाह कमेटी के साथ, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, यहाँ तो कमेटी नहीं है, ना चेयरमैन है, ना किसी तरीके से कोई वैसा है। ये तो खानकाहों में जो सजादा नशी हैं, जो उनके पुरखे हैं, जो उनके औलाद हैं, वो लोग हैं अभी मौजूद हैं। सरकारी तौर पे जो कमेटी होती है वो पिछले 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, वो कमेटी ही नहीं है। तो आपको लगता है किस तरीके से पैरवी होगी? फिर आप लोग किस तरीके से करेंगे? देखिए, असल में हमारी कोशिश ये है कि जब भी कोई डिस्प्यूट लोकल सतह पे पैदा होता है तो लोकल सतह पे जो कमेटी मौजूद है, चाहे वो सज्जादगान हो, खाजगान हो, उनकी कमेटी हो या वो अफराद हो, पहले वो डिस्प्यूट उसमें जाए। लेकिन अगर ये मसला यहाँ से आगे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो बोर्ड फिर वहाँ पार्टी बनेगा और ऐसा अभी तक ऐसा ही होता रहा। चूँकि अगर हम लोकल सतह पे इन्वॉल्व होना शुरू करेंगे तो फिर तो ये सिलसिला एक लंबा सिलसिला होगा। तो अगर ये सब चीज़ों को पर बात आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचती है तो सुप्रीम कोर्ट में हम पार्टी बनेंगे, ये बात तो तय है। लेकिन हम यहाँ आज आए हैं इसी मकसद के लिए कि हम यहाँ दरगाह कमेटी को ये एश्योरेंस देने के लिए आए हैं कि हम आपके साथ हैं, मॉरली भी, लीगली भी और कानूनी तौर पर भी हम आपके साथ खड़े होंगे। और अगर आप ज़रूरत महसूस करेंगे कि कानून लड़ाई को हमें लड़ना चाहिए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं।
कासिम साहब, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, शाही ईदगाह हो गई, मथुरा की मस्जिद हो गई, बदायूं में ये तनाज़ा शुरू खड़ा हो गया, उसके बाद जौनपुर में खड़ा हो गया, संभल में हमने पिछले महीने देखा किस तरीके के हालात पैदा हुए, पूरे हालात बेकाबू हो गए, 5 लोग की जान चली गई उसमें। आपको लगता है कि धीरे धीरे इस तरीके से लगातार जिन तरीके से मस्जिद खानकाहों पे, दरगाहों पे या ऐसे उन चीज़ों पे हो रही हैं, तो माहौल देश का किस तरीके से, इस पर क्या कहना है आपको कि 16 तारीख अपडेट है बदायूं की मस्जिद का, अटाला मस्जिद का और उस तरीके की चीज़ों का, वहाँ पे भी बताया गया कि दूसरे मजहब के वहाँ पे मंदिर थे उस तरीके का? नहीं, असल में देखिए, मैंने आपको बताया ना कि अगर ये सिलसिला चलेगा तो फिर ये सिलसिला मस्जिदों तक महदूद नहीं रहेगा। इसके बाद बुद्ध विहार का सिलसिला शुरू होगा, इसके बाद जैन मंदिरों का सिलसिला शुरू होगा। तो ये जो लोग हैं जो आग से खेल रहे हैं, उन्होंने अगर इस पर रोक नहीं लगाई तो पूरा मुल्क आग में झुलस जाएगा, पूरा मुल्क बदरनी में झुलस जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, हमारा कहना ये है कि जो पार्टियां हिंदू मुस्लिम करके अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है, वो पार्टियां भी आग से खेल रही है। हमारा मुल्क जो है, हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके प्रियम्बल में ये बात ख़ास तौर पे कही गई है कि भाईचारा, फ्रेटर्निटी, ये इस मुल्क की तरक्की की बुनियाद है। इसीलिए कहा गया वी द पीपल। वी द पीपल भी कहा गया, और देखिए वो जो जस्टिस है, इक्वालिटी है, उसके साथ साथ फ्रेटर्निटी को भी जोड़ा गया है। फ्रेटर्निटी का मतलब साफ है कि भाईचारा जो है वो इसेंशियल है इस मुल्क को तरक्की करने के लिए। आप जो है विकसित भारत बनाना चाहते हैं, आप जो है वो दुनिया का एक बड़ा मुल्क बनना चाहते हैं, आप जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर भारत की एक छवि को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अगर अंदर ही इंतशार होगा, अंदर ही सरपुटव्वल होगा, तो आप कैसे विकसित भारत बनाएंगे? मतलब आप कमज़ोर बुनियाद पर एक बड़ी इमारत खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो ये बुनियादें कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ कमज़ोर बुनियाद नहीं है, बुनियादों को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, और हम इसका सख्ती से विरोध करते हैं। एक बात और मैं साफ करना चाहता हूँ असल में, कि हमारा कहना ये है कि ये जो इस तरह का सिलसिला शुरू हुआ है, ये सिलसिला जो है इस मुल्क को कमज़ोर करने के लिए है, और असल मुद्दों से, जो इस वक्त पब्लिक जिन मुद्दों पर जूझ रही है, उन मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के शोषे खड़े किए जा रहे हैं। चाहे अडानी का इशू हो, चाहे आपके इसका गरीबी का मसला हो, चाहे आपकी महंगाई का इशू हो, आम मुद्दे हैं उनसे हटाने की। चलिए, मैं आपकी बात करता हूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर है कि जो लोग इस तरीके की चीज़ों से मुल्क में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो शायद आने वाले वक्त की तस्वीर को साफ नहीं देख पा रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की वो जगह है ऐसी जहाँ सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग, जिसमें पहले कहा गया कि जिनके सीने में दिल है वो ख्वाजा गरीब नवाज को मानते हैं, यहाँ आकर सर झुकाते हैं। यानी साफ तौर पर है कि अभी ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, उसके बाद लगातार जिस तरीके से मस्जिदों, दरगाहों और खानकाहों पर लगातार इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं, वो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की तस्वीर को और ओझल करने में लगी हुई हैं। वीडियो महबूब खान के साथ सैयद मुबशर, सलाम टीवी, अजमेर।